नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप हमारे साथ देख रहे हैं 6 ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के लेवल फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चनों का मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूचे में भिन्न आरोही क्रम में है? असेंडिंग ऑर्डर में किस समूचे में है? देखो बंधु, आरोही अवरोही क्रम में अगर आपको चेक करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से गुणा करो 10 आएगा और 3 को 3 से गुणा करो 9 आएगा। इसका मतलब इससे वो भिन्न क्या है? छोटी है। और छोटी का मतलब आरोही नहीं होता, आरोही का मतलब इधर छोटी और उधर बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। सेम यही प्रोसेस यहां करता हूं। 3 को 3 से गुणा करो कितना आएगा? 9। 5 को 2 से गुणा करो 10। 9 से 10 बड़ा है, इसका मतलब ये आरोही क्रम है। और भी आगे चेक करवाता हूं मैं आपको। पहली और दूसरी भिन्न आरोही क्रम में है, दूसरी और तीसरी को 7 दूनी 14 और 5 3 15। बिल्कुल ये भी इससे वो बड़ी है, इसका मतलब ये आरोही का सही सिस्टम है। तीसरा कह रहा है कि ये 5 को 4 से गुणा करो कितना आएगा? 20 और 3 को 7 से गुणा करो 21। बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो बढ़ते क्रम में यही जा रहा है। ठीक है, सिंपल तरीका है भिन्नों को छोटी बड़ी। जैसे आपको कोई कहे 4/7 है और 3/5 में कौन सी बड़ी भिन्न है, तो आप सिंपली इधर मल्टीप्लाई करो। 5 चौके 20 है और 7 3 21 है। ये जो बड़ा मान है उसके नीचे वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी। और छोटे मान के नीचे वाली भिन्न क्या होगी? छोटी। तो ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 18 से ही 3/4 में कितने चतुर्थांश है? चतुर्थांश का मतलब कितना होता है? चौथा हिस्सा, 1/4। और 18 से ही 3/4 में कितने क्वार्टर है या कितने चतुर्थांश है 3/4 में? तो क्वार्टर डिफाइन करने हैं तो क्वार्टर का भाग लगा दो। ठीक है, ओके। तो 18 4 72 और 3 कितना हो गया? 75। 75/4 और नीचे 1/4 है। ऊपर वाली भिन्न के जो नीचे है वो नीचे आएगा, इधर 4 नीचे और ये 4 ऊपर जाएगा। एटलीस्ट बन जाएगा 75 गुणा 4, नीचे वाला 4 ऊपर और ऊपर वाला 4 नीचे होगा, वो 1 से गुणा। 4 से 4 तो कट ही गया और 4 से 4 कट गया, तो बताओ बंधु उत्तर ही कितना आ गया? 75 क्वार्टर्स होंगे। ठीक है, ऐसे भी लॉजिकली सोचो आप। 18 में कितने क्वार्टर होते हैं? 18 वर्षों में कितने क्वार्टर ईयर हो जाएंगे बंधु? एक वर्ष में 4 होते हैं, तो 18 वर्षों में 18 4 72 है। और 3/4 में कितने क्वार्टर होते हैं? ये 75% है, तो 3 क्वार्टर वैसे। तो टोटल कितना हो गया? 75 क्वार्टर्स हो गए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है। आप बाई ऑप्शन देखो, किस भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है? अंश से 4 अधिक है क्या? कितना अधिक है? 5 अधिक है। गया। 4 अधिक है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली 4 अधिक है। 4 अधिक है क्या? एक कम है, ये भी गया। 4 अधिक है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली 4 अधिक है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में बताओ, कह रहा है कि यदि अंश में 11 जोड़ दें और हर में से 1 घटा लें। अंश में 11 जोड़ दें तो 5 में 11 जोड़ देंगे तो 16 और हर में से 1 घटा ले तो 8 है। 8/16/8 को 2 बटा क्या लिख सकते हैं? 1 है। तो कह रहा है 3/7 हो जाएगी। 3/7 तो नहीं हुई। अंश में 11 यहां जोड़ो, देखें 3 में 11 जोड़ोगे 14 और हर में से 1 घटाओगे तो 6। 14/6 को काटोगे तो 14 में 2 का भाग 7 बार और 6 में 2 का भाग कितनी बार? 3 बार। तो 7/3 बिल्कुल डेफिनेट संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब दोनों बातें सेटिस्फाई किस ऑप्शन पे हो रही है? डी पे। ये तो बाई ऑप्शन करने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, तो आप भिन्न मान लीजिएगा। हर अंश से 4 अधिक है, अंश x है तो हर x प्लस कितना होगा? 4। और अब आप यहां से क्या कर सकते हो कि अंश में 11 जोड़ने तो x प्लस 11 कर दो और हर में से 1 घटाने तो x प्लस 4 माइनस 1 कर दो, बराबर है 7/3 कर लो। और यहां से क्या फाइंड आउट कर लो? x फाइंड आउट कर लो। ओके, यहां से भी उत्तर आ सकता है, दोनों तरीके सही है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? इसका मान मतलब सिंप्लीफिकेशन है भिन्नों का। 5 6 30 होता है, 30 और 3 कितना हो गया? 33। 33/5 हो गया। ठीक है, माइनस 4 पंजो 20 और 2 22/5 हो गया। और बाहर भाग का चिन्ह है और 4 15 दूनी 30, 30 और 4 कितना? 34/15 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ आप ही कि ये 5 दोनों का लघुत्तम ले लूंगा, पहले ब्रैकेट सल होगा। 33 में से 22 घटेगा, 11/5 आ गया। ओके, ब्रैकेट में। और भाग का चिन्ह है 34 बटा कितना? 15। भाग का चिन्ह गुणा में बदलते ही आगे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। 11/5 इंटू इसको लिख दूंगा 15 बटा कितना? 34। 3 का भाग 5 का भाग 3 बार जाता है मेरे हिसाब से, और 3 को 11 से गुणा करोगे तो 33
और नीचे ऑलरेडी कितना है 34, तो 33/34 देख लो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देन इसके बाद में अगला क्वेश्चन बंधु, अगला है कि इन भिन्नों के मध्य कौन सी संख्या होगी, भिन्नों के मध्य कौन सी संख्या होगी। वही तरीका जो पहले प्रश्न में लगाया था वो इसमें लगाता हूं बंधु। एक काम करते हैं, चेक करने का तरीका बताता हूं। -4/5 और -2/3 के बीच में कौन सा मान होगा, बीच में होगा वो एक से छोटा होगा और एक से क्या होगा, बड़ा, याद रखना। तो बताओ 13 पंजियों कितना होता है 65, माइनस का 65 आ गया, और 45 से यार कितना होता है 180 माइनस का। बता रहे बंधु 180 से 65 क्या है, बड़ा है, माइनस का है इसलिए बड़ा है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात, एक तो बड़ा हो गया, 13×3 = 39, माइनस का कितना आएगा बंधु 39 आएगा, तो 13×3 = 39, ये माइनस का 39, और 45 दूना माइनस का कितना 90, माइनस का 90 से माइनस का 39 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये दोनों से बड़ी हो गई, क्या हो गई बंधु, दोनों से बड़ी हो गई। माइनस से 180 से -65 बड़ा, -90 से 39 बड़ा, दोनों से बड़ी हो गई। वो मध्य में कहां से होगी, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो मेरे बंधु यहां पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन को चेक करवाता हूं मैं, और बी ऑप्शन को चेक करवाऊं तो मेरे बंधु इसको इधर से लिख लेता हूं, -3/5 है। ओके, -3/5 के लेफ्ट राइट में वैल्यूज वो रख लो, क्योंकि इनके बीच में है कि नहीं ये चेक करना है। -4/5 हो गया, और उधर माइनस का कितना हो गया 2/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे एक बात बताओ आप यहां से कि इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बताना क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 5 चौके 20 होगा, माइनस का 20 होगा, और 5 3 15 होगा माइनस का। ओके हाँ जी। फिर इसके साथ में देखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर, तो 3 3 9 होगा माइनस का, और 5 दूनी 10 होगा माइनस का। मुझे एक बात बताओ बंधु, 15 से सॉरी -20 से -15 बड़ा है, -10 से -9 भी बड़ा है, इसका मतलब दोनों से बड़ी है, इसका मतलब ये मध्य में नहीं हो सकती। फिर सी ऑप्शन चेक करते हैं अपन, और सी ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं बंधु। बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ए वैसे कैंसिल हो गया था, -4/5 और -2/3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखना बंधु, क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहाँ पे -3 को 4 से गुणा करेंगे, माइनस का 12, और ये माइनस का कितना 5। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला देखना, अगला ये है कि माइनस का ये तो कितना आ जाएगा 3, और ये माइनस का कितना आ गया 6। देख लो बंधु, -3 से -3 -6 से बड़ा है, ये तो पता है आपको। ठीक है, और -12 से -5 भी बड़ा है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी यहां बंधु क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो डी तो डेफिनेटली क्या होगा, सही होगा। क्यों होगा डी सही, आप चेक करके देख लो। माइनस का 7/9 है, इसको मैं चेक करवा के दिखा देता हूं आपको, और ये है माइनस का 4/5, और उधर माइनस का 2/3। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई इनको आप करेंगे तो माइनस का 36 आया, और ये माइनस का 35, माइनस के 36 से माइनस का 35 क्या है, इधर तो क्या है बड़ी है, इधर तो क्या है भिन्न, बड़ी भिन्न है। अब बंधु इधर और चेक कर लेते हैं एक्स्ट्रा पे, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि -3 और -7 माइनस का 21, और ये माइनस का 18। तो बताओ बंधु माइनस के 18 से माइनस का 21 क्या है, छोटा है, तो इधर एक से छोटी, एक से छोटी और एक से बड़ी होती है, वो भिन्न हमेशा बीच में होती है। चौथे ऑप्शन में जाके आंसर मिला है, कई बार फर्स्ट में मिल जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, आयताकार क्षैतिज रूप से दो बार, एक आयत क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बटा है। ये क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बटा है, तो ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2, क्योंकि पूरा होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बंधु इसमें क्या कहा है, ऊपरी वाले क्षैतिज भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले क्षैतिज भाग को 3 पुनः बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले क्षैतिज भाग को 3 बराबर भागों में बांटा है, तो 1/3 को 1/2 के बराबर 3 भाग करेगा, तो बंधु ये 1 कितना बनेगा 6। प्रत्येक भाग 1/6 बनेगा, प्रत्येक भाग कितना बनेगा 1/6 बनेगा प्रत्येक भाग। फिर कह रहा है निचले क्षैतिज भाग को 4 बराबर भागों में, निचले क्षैतिज भाग को, तो 1/4 को सॉरी 1/2 को 4 बराबर क्षैतिज भागों में, तो 1 कितना आ जाएगा 8, 1/8 आ जाएगा। मतलब ये प्रत्येक भाग कितना होगा 1/8, 1/8, 1/8 होगा। ओके, अब आपको कह रहा है कि
पूरा मूल आयत का कितना भाग छायांकित है, तो मूल आयत का कितना भाग छायांकित है, शेडेड एरिया पूछा आपको, तो 1/6 तो ये रहा, 1/6 ऊपर वाले में हो रहा, 1/8 ऊपर वाले में रहा और 1/8 सॉरी नीचे वाले में रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 लघुत्तम ले लूं, 6 का भाग 4 बार, तो 6 चौकी 24, 4 प्लस से फिर 4 प्लस 8 ती 24, 3 प्लस 3, मेरे बंधु ये टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा क्या, 14 बटे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। 8 3 11 और 3 14, 4 का 2 का भाग 7 बार और 2 का भाग कितनी बार 12 बार, 7/12 भाग मूल आयत का क्या है छायांकित है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, किसी संख्या में से 3/5 घटाया जाता है, ये लगभग लोगों का गलत हुआ होगा और ये L2 में आ भी रखा है, लेवल 2 में रीट में, किसी संख्या में से माना वह संख्या x है, किसी संख्या में से 3/5 माना वह संख्या, मान लिया वह संख्या कितनी है, मान लिया वह संख्या कितनी है x है, और इस x में से कितना घटाया जाता है 3/5, कईयों ने 3x/5 घटा दिया, उसका नहीं बोला है, किसी संख्या में से 3/5 ही घटाया है, किसी संख्या में से 3/5 घटाया है, परिणाम का 1/3 गुणा, परिणाम का 1/3 गुणा कितना है 11 है। ओके, इस 3 को उधर वज्र गुणा कर दो तो x माइनस 3/5 बराबर कितना आएगा, 11 3 कितना 33, ये मेरे बंधु x का मान आएगा 33 प्लस 3 बटा कितना 5, 33 को आप 5 से गुणा करोगे, ये 5 थी 15 और 165 और 165 और 3 कितना होता है 168 बटे कितना 5, और ये 168/5 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। अगर इस प्रश्न में उसका दिया हुआ होता, किसी संख्या में से उसका, किसी संख्या में से उसका दिया हुआ होता, उसका होता उसका होता, तो किसी संख्या में से उसका 3/5 घटाया जाता है, तो ऐसे होता, कैसे होता, x माइनस 3x/5 ऐसे होता, लेकिन ये इस प्रकार का दिया हुआ ही नहीं है, गिवन इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक पानी से भरी बाल्टी का भार 27 किलोग्राम है, एक पानी से भरी बाल्टी का भार, मेरे बंधु एक बात बताओ, ये तो बाल्टी है, ये तो क्या है एक बाल्टी है, हाँ जी, इस बाल्टी के लिए 2 केस बना दिया आपको इस प्रकार से, ये बाल्टी है, एक बार तो पानी से भरी हुई बाल्टी बोल दी, पानी से भरी हुई बाल्टी मतलब पूरी बाल्टी में क्या है पानी है, पूरी बाल्टी में क्या है बंधु पानी से भरी हुई बाल्टी है, एक बार कह रहा है आधी बाल्टी है, पानी में आधा ही पानी भरा हुआ है, कोई बात नहीं, आधी बाल्टी पानी से भरी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कह रहा है कि बाल्टी, ये कह रहा है पानी से भरी हुई बाल्टी का भार 27 किलोग्राम है, तो आप एक काम कर लो, बाल्टी प्लस पानी, बाल्टी प्लस पूरा पानी, बाल्टी प्लस पूरा पानी बराबर कितना है 27 है। एक बात इसने ये बोली है कि यदि बाल्टी को आधा खाली कर दिया जाए, आधा खाली कर दिया जाए तो बाल्टी का वजन कम होगा या सिर्फ पानी का वजन कम होगा, सिर्फ पानी का वजन कम होगा, बाल्टी का वजन तो आज भी उतना ही रहेगा, सिर्फ पानी आधा खाली कर दिया जाए तो पानी का आधा हिस्सा बच गया, बराबर कितना है बंधु 15 किलोग्राम है। ओके, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को एक काम कर लो, घटा लो आप, जैसे ही आप घटाओगे इसका चिन्ह माइनस का होगा, इसका माइनस और इसका माइनस, ये बाल्टी से बाल्टी कट गया, पानी पूरा है उसमें से आधा पानी घटेगा तो पानी बटा 2 बचेगा, पानी बटा 2 बचेगा, बराबर है 27 में से 15 घटता है तो 12 बचता है, तो पानी का मान कितना आएगा, यहां से पानी का मान आएगा 24, कितना आएगा 12 दूनी 24, तो पानी का मान आ गया 24 किलोग्राम। अगर पानी 24 किलोग्राम है तो अपन कह सकते हैं ये पानी 24 किलोग्राम है और पूरी बाल्टी कितने की है 27 की है, पूरी बाल्टी 27 की है तो 27 में से 24 घटाओ, बाल्टी का मान कितना आ जाएगा, बाल्टी का मान कितना आएगा 3 किलोग्राम आ जाएगा, बाल्टी का, केवल बाल्टी का। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, किसी विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 600 विद्यार्थी, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, टोटल 600 स्टूडेंट है। ओके, कह रहा है इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, तो मुझे एक बात बताओ इनमें से बॉयज कितने हैं, बॉयज, इन विद्यार्थियों का 2/3, 2/3 भाग, 2/3 भाग बॉयज हैं, 2/3 भाग बॉयज हैं, तो बॉयज हैं कितने, 3 का भाग लगा दो, सॉरी 660 है, यहाँ पे गलत हो जाएगा इसका उत्तर अभी, हाँ जी 600 विद्यार्थी नहीं है, 600 कितने हैं 60 है, 2/3 बॉयज है, 3 का भाग लगाओगे, 3 का भाग 2 बार 220, 220 का डबल कितना होता है 440 हो जाएगा, 440 लड़के हैं, तो बताओ गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स यहाँ पे गर्ल्स हो जाएगी आपके पास में 220, क्योंकि टोटल जो भी है 660 उसमें से घटा लो। अब आगे क्या बोल रहा है ये प्रश्न, ये बताओ, कह रहा है कि लड़कों की संख्या का
तीन चौथाई और लड़कियों की संख्या का एक चौथाई खिलाड़ी हैं। तो बताओ इनमें से प्लेयर कितने हैं? प्लेयर कितने हैं? लड़कों की संख्या का तीन चौथाई, 3/4, 4 का भाग लगाओगे 110 बार जाएगा, 110 का 3 गुना होता है 330, 330 तो लड़के प्लेयर हैं। और गर्ल्स की संख्या का मेरे बंधु बताओ, गर्ल्स की संख्या का एक चौथाई प्लेयर है, 4 5 20 हो गया, और फिर बच गया 2, 4 5 20, 55 तो गर्ल्स प्लेयर है, 330 बॉयज प्लेयर हैं। तो टोटल कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, कुल प्लेयर कितने हैं? 330 में आप 55 और जोड़ लो मेरे बंधु, ये हो जाएगा 385। कितना होगा? 385 टोटल प्लेयर हो जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है। तो ये इस प्रकार से L1 के मैंने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, ये जो प्रयास टेस्ट सीरीज आपके बीच चल रही है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फायदा हमारी ओर से आपको दिया जा रहा होगा और आपको भी मिल रहा होगा। आप जिस तरह से टेस्ट पेपर में भागीदारिता ले रहे हैं, उससे आपको भी बहुत अधिक लाभ मिलने लगा होगा। अब देख लो, इसी सीरीज का जो आपके अगला जो क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है आपके राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान। ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ये पूछा गया है कि पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि कितना योगदान है। 28.39, 27.39%, 26.54 और 45.07% ये आपके दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा कि स्थिर मूल्य योगदान जो है 11-12 के अनुसार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ये पूछा गया है, तो 28.39% आपके क्या है? योगदान है। अच्छा, उद्योगों में मैं प्रचलित मूल्य योगदान भी आपको बता दूं कि उद्योग में प्रचलित मूल्य योगदान कितना है, ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो उद्योगों में इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रचलित मूल्य योगदान, ये तो स्थिर मूल्य योगदान है, ध्यान में रखना। और प्रचलित मूल्य योगदान की बात आई तो हमारे यहां पर प्रचलित मूल्य योगदान 27.16% है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। ठीक है, अब एक अपन सारणी सी बना सकते हैं, वहां देख सकते हैं क्या इन योगदानों को लेकर पूछ लिया जाता है। तो हमारे यहां पर जो योगदान है, इनकी जब यदि बात की जाए कि आपके योगदान की यदि बात की जाए कि पूछ लिया जाए बताओ क्या योगदान है, तो वो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर जो आपके जो योगदान इनका माना गया है, तो जैसे एक तरफ तो मैं लिख दूं स्थिर मूल्य योगदान, कि आपके स्थिर मूल्य योगदान है, और एक तरफ है आपके प्रचलित मूल्य योगदान। ठीक है, तो इनको आप कंपेयर कर लेना। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे उद्योग की हमने बात करी, तो उद्योग में 11-12 के अनुसार आपके जो योगदान है वो 28.39% है, या 28.39% है। तो प्रचलित मूल्य योगदान 27.16% है। ठीक है, ऐसे आपके कृषि का दे दिया जाता है कि कृषि का स्थिर मूल्य योगदान कितना है, तो कृषि का स्थिर मूल्य योगदान 26.54% है। वहीं प्रचलित मूल्य योगदान 26.92% है। कि प्रचलित मूल्य योगदान कितना है? 26.92% है। वहीं सेवा क्षेत्र के योगदान की बात करें तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वह आपके 45.07% है। कि कितना है? 45.07%। और वहीं प्रचलित मूल्य योगदान जो है वो 45.92% है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार है। कि किसके अनुसार है? 2024-25 के अनुसार। तो एक तरफ स्थिर मूल्य योगदान आ गया, एक तरफ आपके प्रचलित मूल्य योगदान आ गया। उद्योगों में 28.39, 27.16, कृषि में 26.54, इधर 26.92, सेवा में 45.07 और इधर 45.92% है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की कुल कितनी क्षमता है। कि MNRI के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट है। यह आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की कुल कितनी क्षमता मानी गई है, तो वह 142 मेगावाट मानी गई है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ये तो सौर ऊर्जा की बात हुई
कि ये एक क्षमता मानी गई है कि भाई हम इतना 142 गीगावाट के आसपास राजस्थान में उत्पादित कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में उत्पादन कितना हो रहा है दिसंबर 2024-25 तक, जो हमारे आंकड़े हैं 24 तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन वर्तमान में हमारे यहाँ पर 5482.66 मेगावाट हो रहा है। कि सौर ऊर्जा उत्पादन अभी कितना हो रहा है, ये तो केंद्र ने माना है कि भाई इतनी क्षमता है हमारी, इतनी क्षमता तक हो सकता है, लेकिन वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन कितना हो रहा है, कि भाई अभी कितना उत्पादन हो रहा है, बात तो ये है ना। तो हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन जो हो रहा है वो 5482.66 मेगावाट हो रहा है, 82.66 मेगावाट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर जैसे ताप विद्युत भी मैं आपको बता दूं, तो ताप विद्युत उत्पादन क्षमता दिसंबर 2024 तक, ये आपके आर्थिक समीक्षा में दिया है कि दिसंबर 2024 तक हमारी कितनी क्षमता है, 24 ईस्वी तक, नए आंकड़े अभी आए नहीं है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन 5482.66 मेगावाट। वहीं आपके ताप विद्युत जो उत्पादन क्षमता है वह आपके है कि ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 7830 मेगावाट है। ये अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत जो है वो आपके 1017.29 मेगावाट है। कि जल विद्युत कितनी है, तो 1017.29 मेगावाट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर जल विद्युत के अलावा गैस की बात करते हैं तो ये 600.50 मेगावाट है। कि गैस से उत्पादित होने वाली विद्युत क्षमता हमारी कितनी है, तो 600.50 मेगावाट है। ठीक है, केंद्र का आकलन तो 142 गीगावाट का है, लेकिन अभी हमारे यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन 5482.66 मेगावाट हो रहा है। ताप विद्युत का उत्पादन 7830 मेगावाट तक हो रहा है। जल विद्युत का उत्पादन 1017.29 मेगावाट हो रहा है। गैस का उत्पादन 600.50 मेगावाट हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर आपके जैसे पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा उत्पादन जो क्षमता है, कि पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता दिसंबर 2024 तक राजस्थान की कितनी है, तो 4414.12 मेगावाट है। इन सारे आंकड़ों को आप नोट कर लेना। ठीक है, ये क्योंकि नए आंकड़े दिसंबर 2024 तक आपके आगामी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर यदि देखें कि राजस्थान के दिसंबर 2024 तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो दिसंबर 2024 तक जो हमारी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, क्योंकि और भी इसमें बायोमास वगैरह ये सब जोड़ी जाती हैं, तो और केंद्र से भी हमें विद्युत की आपूर्ति होती है, आप जानते हो, तो इसकी क्षमता है 26,325.19 मेगावाट। कि 26,325.19 मेगावाट है। कि 19 क्या है बताओ, मेगावाट, ये हमारी क्षमता है, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, तो केंद्र तो 142 गीगावाट मानता है, और ये नवीनतम आंकड़े मैंने आपको दिए हैं कि दिसंबर 2024 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता राजस्थान की फिलहाल कितनी है, 5482.66 मेगावाट। ताप विद्युत की कितनी है, 7830 मेगावाट। जल विद्युत की कितनी है, 1017.29 मेगावाट। गैस की कितनी है, 600.50 मेगावाट। पवन ऊर्जा कितनी है, 4414.12 मेगावाट। और दिसंबर 2024 तक कुल क्षमता हमारी कितनी है, 26,325.19 मेगावाट। क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसी सीरीज का, वह है आपके कि वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कि ये आपके ऑप्शन है, ग्वार है, मूंगफली है, चना है, सोयाबीन है, कि हम भाई कौन से स्थान पर हैं। तो पहले स्थान का पूछा है, तो पहले स्थान पर हम ग्वार के उत्पादन में है, ग्वार या गंवार के उत्पादन में। और ये भी ध्यान में रखना कि राजस्थान जो है वो 90.36% पूरे भारत की ग्वार या गंवार उत्पादित करता है, 90.36%। और राजस्थान के बाद में क्रमशः हरियाणा और गुजरात का नंबर आता है, लेकिन अकेला राजस्थान 90.36% उत्पादित करता है। ठीक है। अच्छा, वहीं हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली उत्पादन में हमारा राजस्थान दूसरा स्थान रखता है, और राजस्थान 18.76% मूंगफली उत्पादित करता है। पहला स्थान गुजरात का है, और वहीं दूसरा स्थान आपके राजस्थान का है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां भी मैंने आपको बता दिया ऑप्शन से। चने की बात आई
तो चने के उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर, पहले पर महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, फिर आपके राजस्थान है, और राजस्थान 14.75% आपके चना उत्पादित करता है। और स्थान अपना कौन सा रखता है? तीसरा। के स्थान की बात आ जाए तो तीसरा है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, कि पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरा स्थान आपके एमपी का है, और तीसरा जो स्थान है वह आपके राजस्थान का है, कि महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान है। ठीक है, और कितना प्रतिशत? 14.75% करता है। बात आई आपके सोयाबीन की, बात आई तो सोयाबीन के उत्पादन में भी हम तीसरे स्थान पर हैं, और ये सारे आंकड़े आपके आर्थिक समीक्षा में दिए हुए हैं। और सोयाबीन राजस्थान जो है 8.05% उत्पादित करता है, ये आप ध्यान में रखना। और सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन महाराष्ट्र में, फिर एमपी में, और फिर कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, कि महाराष्ट्र में होता है, एमपी में होता है, और कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ये बड़े आपके उत्पादक राज्य हैं। तो पहली बात मैंने आपको ये बताया कि ग्वार या गवार के उत्पादन में हम पहले स्थान पर 90.36% उत्पादित करते हैं। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात के बाद में हम दूसरे स्थान पर 18.76%। चने के उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर, पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर राजस्थान 14.75%। सोयाबीन के उत्पादन में भी हम तीसरे स्थान पर, पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर राजस्थान, और 8.05% उत्पादित करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसी सीरीज का, वह है कि वर्ष 2024 में राजस्थान में घरेलू पर्यटक विजिट्स की संख्या सबसे अधिक किस जिले में हुई है? कि सबसे अधिक घरेलू पर्यटक कहाँ हैं? तो आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम हमारा, आप देख रहे हैं कि हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। और विगत वर्षों में सबसे ज्यादा पर्यटक आपके कहाँ है? सीकर में है। सीकर पहले नंबर पर रहा है, दूसरे पर आपके चित्तौड़गढ़, और तीसरे पर आपके कौन सा रहा है? अजमेर रहा है। कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पर्यटक जो आए हैं वो चित्तौड़गढ़ में, और तीसरे पर आपके कहाँ है? अजमेर में। तो ये तो देसी पर्यटक है, कि आपके घरेलू पर्यटक का मतलब होता है देसी पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सीकर में आए, दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ में आए, तीसरे पर कहाँ है? अजमेर में आए। सबसे ज्यादा करोड़ों की संख्या में आए, 2,76,61,349 के आसपास पर्यटक आए थे हमारे यहाँ, घरेलू पर्यटक। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हो गए सब घरेलू हो गए, देसी हो गए, कुछ विदेशी के बारे में बता दो। तो विदेशी जो पर्यटक हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान के 3 जिलों में आए, पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर, और तीसरा जोधपुर। तो विदेशी पर्यटक आपसे पूछ लिया जाए, मान लो ये तो हमने घरेलू पर्यटक का क्वेश्चन पूछा है, और आपको विदेशी पर्यटकों का क्रम से पूछ लिया जाए, जिला समूह पूछ लिया जाए, तो पहले पर आपके जयपुर है, दूसरे पर आपके कौन सा है? उदयपुर, और तीसरे पर जो आपके आता है वह आपके जिला है जोधपुर। के विदेशी पर्यटक जयपुर, उदयपुर, और कहाँ आए हैं? जोधपुर में आए हैं। ठीक है, और घरेलू पर्यटकों में पहले पर सीकर, दूसरे पर चित्तौड़गढ़, और तीसरे पर, मतलब देसी पर्यटकों में तीसरे पर कौन सा रहा? अजमेर रहा। अच्छा, हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक 2024 में आपके किस देश से सबसे ज्यादा आए? तो सर्वाधिक जो आपके विदेशी पर्यटक हैं वो यूएसए देश से आए। कि हमारे यहाँ सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आए, ऐसा आपके पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक विदेशी जो पर्यटक हैं हमारे यहाँ पर यूएसए देश से आए। बताइएगा किस देश से आए? बताओ। यूएसए से आए। यूएसए के अलावा हमारे यहाँ जो पर्यटक आए वो आपके यूनाइटेड किंगडम से आए, यूके से आए, ब्रिटेन से आए, यूके कह दो, ब्रिटेन कह दो, यहाँ से आपके आए। फिर इसके बाद में जो हमारे यहाँ जो पर्यटक हैं आपके फ्रांस से आए। कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, और कहां से आए? बताओ। फ्रांस से आए। तो पहले पर यूएसए, दूसरे पर यूके, और तीसरे पर फ्रांस। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष कितना टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन का कितना लक्ष्य आपके रखा है? 5,000 किलो टन प्रतिवर्ष, 2,000 किलो टन प्रतिवर्ष, 3,000 किलो टन प्रतिवर्ष, और 1,000 किलो टन प्रतिवर्ष। तो इसका सही आंसर है 2,000 किलो टन प्रतिवर्ष। हमारे यहाँ पर आपके हरित हाइड्रोजन उत्पादन का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। साथ में आप ये भी ध्यान में रखना इन ऊर्जा उत्पादन के लिए
ग्रीन कॉरिडोर का विकास भी कर रहे हैं, जो हनुमानगढ़ से लेकर चित्तौड़गढ़ तक विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रचलित भूमि जोतों की कुल संख्या कितनी है। कि प्रचलित भूमि जोत की कुल संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए कि भैया कितनी है, तो प्रचलित जोत की संख्या 76.55 लाख है, तो इसका सी आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसी श्रेणी का अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान देश के कुल बाजरा उत्पादन में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, तो 44.66% की हिस्सेदारी, और बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में अपना प्रथम स्थान रखता है। ये आपको ध्यान में रखना है, और हिस्सेदारी हमारी 44.66% की है। अगला जो क्वेश्चन है वह कि भूजल प्रबंधन तथा समुदाय में जल के प्रति संवेदनशीलता हेतु केंद्रीय कार्यक्रम अटल भूजल योजना किसकी सहायता से संचालित है। कि भाई किसकी सहायता से संचालित है, तो ये विश्व बैंक की सहायता से आपके क्या है, संचालित है। ठीक है, इसी सीरीज का अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान एमएसएमई नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनाया है कि राजस्थान में एमएसएमई जो नवीनतम नीति है 2024 में लागू की गई, बिल्कुल लागू की गई है। राजस्थान में एमएसएमई नीति 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी, तो ये कथन भी आपका सही है। इसका मतलब इसका आंसर सी बनेगा कि दोनों ही कथन आपके क्या है, सही है। एमएसएमई का पूरा नाम होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसकी अवधारणा हमने जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे देशों से ली है, और इसके लिए एमएसएमई पॉलिसी समय समय पर सरकार बनाती रहती है। और आप भी देखा है कि अभी तो हाल के बजट में बड़ा फेरबदल किया है कि निवेश क्षेत्र राशि में आपकी वृद्धि कर दी और टर्नओवर राशि में वृद्धि कर दी। निवेश राशि में 2 गुना की वृद्धि की है इनकी में, और टर्नओवर राशि में 2.5 गुना की वृद्धि की है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से टेस्ट में बहुत सारे अच्छे प्रश्न लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रयास, जय राजस्थान। Hello guys, as you know myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of Prayas Edu Hub Seeker. आज का जो सेशन अपना उसमें टॉपिक जो डाला है वो डाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में 2 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो 2 टाइप कौन सी होती है, या तो कोई एक शब्द होता है उसके लिए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है किसी एक वर्ड के लिए, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसके लिए क्या होता है, वन वर्ड होता है। इस टेस्ट सीरीज में जो भी अपने प्रश्न डाले हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनके लिए अपने को चुनाव करना किसका, वन वर्ड का, किसी एक शब्द का चुनाव करना है। तो पहला जो प्रश्न वो क्या कह रहे हैं, वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स, एक व्यक्ति जो किसी की उधार ली गई राशि होती है उसको चुकाने में सक्षम नहीं होता, उसको हम बोलते हैं बैंकरप्ट। क्या कहेंगे जी, बैंकरप्ट कहेंगे, या फिर इसी को अपन बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, जिससे क्या है, दिवालिया वगैरह घोषित हो जाता है ना, जो किसी से कोई राशि वगैरह उधार ले ले लेकिन उसको चुकाने में सक्षम नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट बोलते हैं। राइट। दूसरी जो बात आती है वो कौन सी आती है, सेकंड जो टाइप आती है, ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो बहुत सी भाषाएं बोल लेता है, और बहुत सी भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो होता है पोलीग्लोट। क्या कहलाएगा, पोलीग्लोट, बहुभाषावादी जिसको अपन बोल सकते हैं वो क्या होता है, पोलीग्लोट होता है। ठीक है, फिलोलॉजिस्ट होता है वो क्या होता है, कोई भी अध्ययन वगैरह में से प्रेम करने वाला, कोई रिसर्च वगैरह जो होते हैं उसमें वक्ता होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं। और भाषाविद होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। इस प्रकार से है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, पोलीग्लोट होगा। जो सबसे अधिक पावरफुल हो, वन हु इज ऑल पावरफुल, एक व्यक्ति जो सबसे अधिक पावरफुल होता है, तो सबसे अधिक के लिए एक वर्ड आता है हमारे पास, वो आता है ओमनी। ओमनी का मतलब, ये ओमनी का एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है सर्व या फिर सब कुछ। इस सेंस में ये वर्ड आता है, सर्व या फिर सब कुछ, उस सेंस में। अब ओमनी से वर्ड बनता है हमारे पास ओमनी प्रेजेंट या ओमनी साइंट। साइंट का मतलब जानने वाला, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, वन वो नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो हर चीज को जानता है उसको अपन बोलते हैं ओमनी साइंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है वो होता है सर्वत्र। क्या होता है, सर्वत्र। वन हु इज अवेलेबल एवरीवेयर, एक व्यक्ति जो हर जगह अवेलेबल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। और एक वर्ड होता है हमारे पास ओमनी पटेंट। ओमनी पटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जिसके समान कोई अधिक ताकतवर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ओमनी
पटेंट, ठीक है। और ये तीनों के तीनों शब्द आते हैं वो किसके लिए आते हैं? गॉड, वो परम पिता परमेश्वर के लिए आते हैं, ठीक है। भगवान जो होता है वो क्या होता है? सर्वज्ञाता होता है। भगवान वो जो है वो सर्वत्र उपलब्ध होता है, और भगवान जो होता है वो सर्वशक्तिमान होता है। सारे शब्द उन्हीं के लिए हैं। तो सबसे अधिक ताकतवर जो व्यक्ति है उसके लिए जो टर्म काम में लेंगे अपन, वो होती है हमारे पास ओमनीपोटेंट। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं अपन, ठीक है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, एक व्यक्ति जो कोइन वगैरह इकट्ठा करने काम काज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन न्यूमिस्ट मैसिस्ट। ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होगा, ठीक है, न्यूमिस्ट मैटिस्ट, ये सही आपका उत्तर माना जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारे पास, क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है, और इसका अपोजिट वर्ड जो होता है वो कौन सा होता है? पेसिमिस्ट, ठीक है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, और आशावादी जो ब्राइट साइड की तरफ देखता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और डार्क साइड ऑफ लाइफ की ओर नजर डालता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट बोलते हैं। तो सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा अपना? ठीक है, कौन सा जवाब होगा अपना? ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति जो किताबों से अधिक प्रेम करता है। फाइल जो शब्द है ये बना है फिलिया से, ठीक है। किससे बना है? फिलिया, और फिलिया का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। और बिबलियो का मतलब क्या होता है? बुक्स होता है। तो किताबों से अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं बिबलियो फाइल, या फिर इसी को हम कह सकते हैं बुक वॉर्म। क्या बोलेंगे? बुक वॉर्म। तो राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा अपना? ठीक है, कौन सा होगा? बिबलियो फाइल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी भाषण जो होता है वो बिना किसी, जैसे मोनोलॉग होता है वो क्या होता है? नाटक का प्रकार होता है, एक ड्रामा का हिस्सा होता है, ठीक है। सोलिलोकी होती है वो भी ड्रामा का पार्ट होता है। ये होता है एक व्यक्ति जो खुद से बातचीत करता है, सोलो प्लस लोकवा, और लोकवा का मतलब होता है बोलना, ठीक है। एक होता है डायलॉग, संवाद, ठीक है। और ये एक्सटेम्पोर जो होता है कोई भी भाषण वगैरह है बिना तैयारी के साथ बंदा डिलीवर करता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। तो सही आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, एक्सटेम्पोर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल होता है, ये होता है नरभक्षी, मानव का मांस खाने वाला व्यक्ति होता है वो होता है कैनिबल। कार्निवर होता है वो होता है मांसाहारी, जो फ्लेश खाता है, ठीक है, वो क्या होता है? मांसाहारी, ठीक है। जो शाकाहार जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शाकाहार होता है वो होते हैं हार्बीवोर, ठीक है। और जो सब कुछ यानी सर्वाहार के रूप में शामिल होता है उसको अपन बोलते हैं ओमनीवार। तो सही जो राइट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? कैनिबल हो जाएगा। इसी क्रम में लास्ट एंड फाइनल जो प्रश्न है उसके ऊपर हम नजर डालने वाले हैं, और वो क्या कह रहे हैं? ए मैन हु हेट्स मैनकाइंड, मानवता से नफरत करने वाला व्यक्ति। और नफरत के लिए एक वर्ड बनता है मेरे पास मीसियन, और मीसियन का मतलब होता है नफरत, ठीक है। एंथ्रोपोस जो शब्द होता है इसका मतलब होता है मैनकाइंड, क्या होता है? मैनकाइंड। और फिलिया जो शब्द होता है इसका मतलब होता है वो होता है, फिलिया का मतलब होता है प्यार। तो मिशियन का मतलब क्या होता है? नफरत होता है। ये रूट वर्ड है, ठीक है। तो मिसांथ्रोपी, एक दिया फिलांथ्रोपी, फिलांथ्रोपी वर्ड बना है वो कैसे बना है? फिलिया, फिलिया का मतलब प्रेम, एंट्रोपोस मतलब मैनकाइंड, और आईएसटी मतलब काम करने वाला, ठीक है। तो ये तो प्रेम करने वाला हो गया, मानवता से प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या हो गया? फिलांथ्रोपिस्ट। मिसोगाइनी, गाइनी का मतलब होता है फीमेल, क्या होता है? फीमेल, महिला जिसको अपन बोलते हैं। मिशियन प्लस गाइनी प्लस आईएसटी, महिलाओं से नफरत करने वाला व्यक्ति होता है वो मिसोगाइनिस्ट कहलाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से ये सैडिस्ट नॉर्मल टर्म है अपनी। मिशियन प्लस एंट्रोपोस मतलब मानवता से जो नफरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या कहोगे आप? मिसांथ्रोपी। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? मिसांथ्रोपी होगा। ये आपका राइट आंसर माना जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा, ठीक है। इसी क्रम से आपका पेपर सोल्यूशन की कड़ी है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं सबका पेपर बेस्ट गया होगा। सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आपने जो ग्रेड 3 की टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी जो बायोलॉजी की प्रश्न है उनका मैं आपको समाधान प्रोवाइड करवाता हूं। तो देखिए, निम्नलिखित में से रुधिर प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं खून का तरल भाग जो कि पूरे खून का लगभग 55% होता है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमें चूज करना है। पहली बात, ये खून का तरल भाग होता है, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। ये खून का 55% होता है, ये भी सही बात है। ये हल्का लाल रंग का, ये गलत बात है। इसको अपन कह सकते हैं रंगहीन, या फिर अपन कह सकते हैं हल्का पीला कलर का होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें 7 से 8% प्रोटीन होती है, 4 प्रकार की मुख्य प्रोटीन होती है, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीनों के कार्य के संदर्भ में सही कथन है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है परासरण यानी खून के अंदर पानी की मात्रा को कंट्रोल करना।
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये बात तो गलत है, हमें सही ऑप्शन चूज करना है, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता का संबंध जो है वो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से है, जिससे एंटीबॉडी बनते हैं। फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो है वो खून का थक्का जमाने में सहायक है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। शब्दों का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यीस्ट जो है, यीस्ट में कलम नहीं होते, यीस्ट में अल्कोहल बनता है, बिल्कुल बनता है किण्वन विधि के द्वारा। ठीक है, दूसरा है डायफ्राम। डायफ्राम फेफड़ों के नीचे पाए जाते हैं, तो डायफ्राम का संबंध क्लोम, अल्कोहल, वक्ष गुहा, डायफ्राम वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं और तिलचट्टे में श्वास रंध्र पाए जाते हैं और मछली में पाए जाते हैं क्लोम। तो देखिए क्या क्या हो गया, 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 1 जो है वो है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। लाल रक्त कणिकाओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसे श्वसन वर्णक कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये सही कथन है। प्लीहा तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान, ये भी सही कथन है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, ये भी सही कथन है। यानी आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है? तो देखो ये 4 पार्ट हैं, ये दायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां आलिंद है और ये बायां निलय है। ठीक है, अब देखिए फेफड़ों से शुद्ध खून आता है, शुद्ध खून आएगा दाएं आलिंद में और ये दाएं निलय से होते, बाएं निलय से होते, बाएं आलिंद में आएगा, बाएं निलय से होते हुए शरीर में चला जाएगा। शरीर से अशुद्ध खून आएगा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में और दाएं निलय से फेफड़ों में चला जाएगा। ये हमारा परिसंचरण तंत्र होता है। अब कह रहा है ऑक्सीजन रहित मतलब अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बहता है दाएं भाग में। तो परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है? तो देखो ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, बायां आलिंद जो है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसी सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है महाशिरा में। ये जो पाइप है इस पाइप का नाम है महाशिरा और ये शरीर के अंगों से अशुद्ध खून को दाएं आलिंद में छोड़ती है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? एनेलिडा और कशेरुकी दोनों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एनेलिडा का मतलब केंचुआ वाला फाइलम। बंद परिसंचरण तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र की अपेक्षा अधिक लाभदायक है, ये भी सही है। ऑर्थोपोडा और मोलस्का दोनों में खुला पाया जाता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? लवणोद्भिद यानी जो खारी मिट्टी में उगते हैं उनमें, उन जो लवणीय मिट्टी होती है यानी जो कीचड़ होता है एक तरीके से, उनमें श्वसन मूलें पाई जाती हैं, न्यूमेटाफोर जड़ें पाई जाती हैं। नाक से सांस लेने पर वायु नासिका गुदा से होते हुए नासिका ग्रसनी में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है। भ्रूण में श्वसन क्रिया नहीं होती, भ्रूण में श्वसन क्रिया होती है लेकिन भ्रूण में संवातन नहीं होता। तो डी सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, इसलिए आपका उत्तर हो गया सी। और मेंढक जब पानी में होता है तो श्वसन त्वचा के द्वारा होता है और मछलियां में जो श्वसन जो होता है वो गलफड़ों के द्वारा होता है। मेंढक जब बाहर होगा तो श्वसन होगा फेफड़ों के द्वारा। पौधों में जैव ऊर्जा का निर्माण होता है। पौधों में ऊर्जा की बात कर रहा है, याद रखना। जैव भार की बात करता तो प्रकाश संश्लेषण आता। जैव ऊर्जा श्वसन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती है। कोशिकीय श्वसन किसके द्वारा होता है? कोशिकीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आपके बायोलॉजी के प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं कपिल भार्गव L1 के पेपर में आपका सॉल्यूशन करवाने के लिए आपके सामने हूं। देखिए 133 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, किस विकल्प के सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? प्रश्न पूछा गया तत्पुरुष समास में जो अधिकरण तत्पुरुष समास है उसके उदाहरण कौन से हैं? एक विकल्प में ये सभी होने चाहिए, जैसे खग, ख में गमन करने वाला पक्षी, जन्म से अंधा, ये अपादान में आ जाएगा। बाण से आहत,
यानी कहने का मतलब अधिकरण में ये नहीं है। आप में बीती, उच्च आयोग और थलचर, आत्ममुग्ध, तल्लीन, पर्वतारोहण। डी ऑप्शन में दिया है ईश्वर दत्त, स्नेहमग्न और हथकड़ी। तो बच्चों इसमें जैसे हथकड़ी कहे कि हाथों के लिए कड़ी, तो ये एक एक ऑप्शन देखते हैं, अलग अलग करते हैं, तो ये भी इसका उदाहरण नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद में आप में बीती, तो अधिकरण में आता है आत्ममुग्ध, आत्म में यानी आत्म में मुग्ध यानी स्वयं के रूप में, तत्व में लीन, ये भी हो जाएगा। पर्वत पर आरोहण, तो पर्वत पर आरोहण करना यानी चढ़ाई करना, तो यहां पर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर मिलेगा। 133 का आंसर है, 133 का आंसर सी, आत्ममुग्ध, तल्लीन और पर्वतारोहण अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 134 दिया, घनश्याम में समास कौन सा है? घनश्याम यानी घन के समान है जो, श्याम यानी काला, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और बहुव्रीहि। तो इसमें डी आंसर हमारा सही होगा, बहुव्रीहि समास। 135 नंबर प्रश्न देखिए, समास के विषय में वाक्य सही नहीं है, यानी गलत कथन हमें बताना है। सही नहीं है मतलब असत्य कथन हमें ढूंढना है। दो या दो से अधिक शब्दों का समास होता है, बिल्कुल सही है, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कंद, मूल, फल, ये तीन अलग अलग, इनको मिलाकर के हम एक समासिक पद बना देते हैं, कंद, मूल, फल। अनेक शब्द मिलकर एक शब्द हो जाते हैं, ये कथन भी सत्य है। समस्त पद के बीच में क्या लिखा है? समस्त पद में बीच के पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जी, समासिक पद में कारक चिन्हों का लोप होता है। समस्त पद में बीच के कारक चिन्हों का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। जी, अर्थ समाप्त नहीं होता, ये कह रहे हैं सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, अर्थ समाप्त नहीं होता, अर्थ बना ही रहता है, अतः यहां ये कथन असत्य हो जाएगा। 135 में डी। चलिए, भूदेव में समास कौन सा है? भूदेव, भू मतलब भूमि, भू का अर्थ क्या है? भूमि, देव देवता, भूमि का देव। तो अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो भूमि का देव क्या लिखेंगे? भूमि का देव। तो का किस में आता है? का विभक्ति का लोप, संबंध तत्पुरुष समास में आते, तो यहां 136 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 18 में समास कौन सा है? 18 क्या कर्मधारय है, इतरेतर द्वंद्व है, द्विगु है या द्वंद्व है? केवल द्वंद्व समास की बात करें, कोई भी द्वंद्व हो सकता है। 18 8वें दिन होने वाला, 8वें दिन होने वाला या 8वें दिन लगने वाला बाजार, जिसे बड़ी सिटी में मार्केट लगता है वीकली, उसको हम अठवाड़ा भी बोलते हैं। तो ये 18 8वें दिन लगने वाला बाजार, तो 8वें दिन या 8वें दिन होने वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा? जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा 137 में डी। क्या कह देंगे? डी। चलिए इसी क्रम में 138 नंबर शब्द दिया है, सत्पुरुष में समास है। सत्पुरुष शब्द दिया है, इसमें समास बताना है। क्या अविभाव समास है या कर्मधारय समास है या द्वंद्व या बहुव्रीहि? सत है जो पुरुष, सत मतलब सत्य, अच्छे के रूप में लिखा है, सत है जो पुरुष, अच्छा है जो पुरुष, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। उपसर्ग आते हैं कु, सु, सत, सम, बद, खुश, अद, अर्ध और पूर्ण, ये कर्मधारय समास में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जिस समास में उभय पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है, यानी वह समासिक पद जिसमें उभय पद, उभय का मतलब क्या होता है? दोनों, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या वो तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है, द्विगु होता है या बहुव्रीहि होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कक्षा में आप लोगों को बताया गया था, एक ट्रिक बताई थी, 12 22 12 0, मतलब ये अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, तो ये किस में आता है? द्विगु समास में। द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अतः यहां आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित पदों में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? यानी हमें कौन से समास का उदाहरण ढूंढना है? कर्मधारय का। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। पादप यानी पद
का मतलब क्या आता है? पैर। से प मतलब पीने वाला। पदों से, पैरों से पीने वाला पादप वृक्ष के लिए कहा जाता है। ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। महाजन, महान है जो जन, ये इसी का आंसर हो जाएगा। यथाशीघ्र, तो शीघ्रता के अनुसार, तो ये अविभव समास है, तो आंसर हमारा सी। 141 नंबर प्रश्न देखें। 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास क्या है? 5 तंत्रों का समाहार या समूह की बात करते हैं, वो पंचतंत्र होता है। पंचतंत्र, पंच मनतंत्र, यहां पर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। चलिए, L1 के प्रश्न जो थे उनका हमने समाधान किया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।